एक 14 साल का बच्चा जिसे बहुत ही प्यार से एक अनाथालय से गोद लिया जाता है। उसे हर वो सुख सुविधा दी जाती है जो एक आम परिवार में होती है, मतलब एक सुरक्षित भविष्य का सपना दिखाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ 11 महीनों के अंदर कहानी इतनी पलट जाती है कि घर पर पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीमें आ धमकती हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ बिल्कुल। आज हमारी इस गहन चर्चा के जो स्रोत हैं वो बहुत ही संवेदनशील और मतलब बेचैन कर देने वाले हैं। हमारे पास एक पिता और एक काउंसलर के बीच की विस्तृत बातचीत और नोट्स हैं। उस पिता ने कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसके सख्त कानूनी नियमों के माध्यम से एक किशोर को गोद लिया था जी। इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक घटनाक्रम को समझना नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि संस्थाओं में पले बढ़े बच्चों के मानसिक आघात या जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं वो कैसे काम करते हैं। सही कहा आपने। और अनुशासन और लगाव के बीच क्या बुनियादी अंतर है। साथ ही आज के इस डिजिटल युग में पेरेंटिंग और कंटेंट क्रिएशन की बीच की नैतिक रेखाएं कहाँ धुंधली हो जाती हैं। ये बहुत ही गहरा विषय है। अक्सर जब किसी पुरानी इमारत की दीवार गंदी होती है ना, तो उस पर सफेद पेंट का एक नया कोट लगा दिया जाता है और वो दीवार बिल्कुल नई जैसी दिखने लगती है। हम ऊपरी तौर पर। हाँ, और हम इंसानों के मामले में भी यही सोचते हैं कि जो चीज खराब है उस पर बस अच्छाई का एक नया कोट चढ़ा दो, जो कि बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे एक अच्छे इरादे से शुरू हुई एक अनाथ बच्चे को अच्छी परवरिश देने की जो कहानी थी वो एक गहरे मानसिक संघर्ष में बदल गई। देखिए, ये शुरुआत ही अपने आप में पूरी परिस्थिति की नींव रखती है। जब हम अमूर्त स्रोत सामग्री के शुरुआती पन्नों को देखते हैं तो पिता का रवैया एक सेवियर कॉम्प्लेक्स से प्रेरित दिखता है, यानी मसीहा बनने की भावना। हाँ बिल्कुल वही। उनका सोचना था कि ये बच्चा एक अनाथ है, अभाव में रहा है, दुनिया में इसका कोई नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो उसे उच्च कैलोरी वाला अच्छा खाना देंगे, लैपटॉप और मोबाइल जैसी आधुनिक सुविधाएं देंगे, तो वो बच्चा उन सुविधाओं को पाकर तुरंत कृतज्ञ महसूस करेगा, मतलब थैंकफुल होगा। हाँ, और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही सामान्य मानवीय सोच है कि बाहरी सुविधाएं हर पुराने दर्द का इलाज होती हैं। लेकिन स्रोत सामग्री में जो आगे लिखा है वो इस पेंट के कोट वाले फॉर्मूले को पूरी तरह गलत साबित कर देता है। बिल्कुल। मतलब सच्चाई और पिता की उम्मीदों के बीच एक बहुत भयानक टकराव होता है। पिता को लगा था कि बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं की है तो वो लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ सीखने के लिए करेगा, जो कि एक आदर्श स्थिति होती। हाँ, लेकिन हकीकत ये निकलती है कि बच्चा रात रात भर अश्लील वीडियो यानी पॉर्न देख रहा है और फिर बड़ी चालाकी से अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं, शारीरिक स्तर पर जो घटनाक्रम हुआ वो पिता के लिए और भी बड़ा झटका था। अच्छा। हाँ, उस बच्चे को टीबी की बीमारी थी और उसके पैरों में बहुत गंभीर इन्फेक्शन था। ओ बाप रे। तो पिता उसकी सेहत सुधारने के लिए उसे बहुत पौष्टिक और ज्यादा कैलोरी वाला खाना देते थे। यहाँ तक कि नोट्स में लिखा है कि पिता ने कई बार अपना खुद का खाना भी उसे दे दिया ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। एक पिता के तौर पर ये बहुत स्वाभाविक है। और बच्चे को स्पष्ट हिदायत दी गई थी कि खाना कभी फेंकना मत, अगर पेट भर जाए तो रख देना, बाद में खा लेना। और यहीं पर वो घटना होती है जो पूरी तरह से समझ से परे लगती है। हाँ, नोट्स बताते हैं कि वो बच्चा महीनों तक जरूरत से ज्यादा खाना अपनी थाली में लेता था और पेट भरने के बाद बाकी बचा हुआ खाना कमरे के पीछे वाली खिड़की से नीचे फेंक देता था। ये बहुत चौंकाने वाला था। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी 2 महीने की टीबी की जीवन रक्षक दवाइयां भी उसी खिड़की से बाहर फेंक दी। और बात सिर्फ खाने की नहीं थी। जब पिता एक बार किसी काम से टूर पर गए तो बच्चे ने एक पारिवारिक मित्र के घर से प्रीमियम स्नैक्स चुराए और बाद में पिता के होम टाउन में जनरल स्टोर से उसने गुटखा चुराया और एक पूरी डिब्बी में से 5 सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। और ये सब सीसीटीवी फुटेज में भी साबित हुआ था। बिल्कुल। अब अगर इस स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो ये वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर में नया और बहुत महंगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही हो लेकिन उसकी हार्ड ड्राइव अंदर से पूरी तरह करप्ट हो। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। आप सिर्फ बाहरी सुविधाएं देकर अंदर की कोडिंग को नहीं बदल सकते।
लेकिन मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। क्या? जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी में भूख देखी हो, जिसने अभाव देखा हो, वो भला पौष्टिक खाना क्यों फेंकेगा? ये तो मानवीय स्वभाव के बिल्कुल उलट है ना। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मनोविज्ञान और ट्रॉमा काउंसलिंग के नजरिए से देखें तो ये सारी हरकतें किसी खराब या बिगड़ैल बच्चे की निशानी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक चोट खाए हुए बच्चे के बहुत ही स्पष्ट लक्षण हैं। जो आपका सवाल है कि वो खाना क्यों फेंकेगा, इसके पीछे सर्वाइवल माइंडसेट यानी जीवित रहने की जद्दोजहद काम करती है। वो कैसे? देखिए, एक अनाथालय या संस्था में जब दर्जनों बच्चे एक साथ रहते हैं तो वहाँ हर चीज सीमित होती है। रिसोर्सेज कम होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चा ये सीखता है कि जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, अभी हथिया लो, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं। ओह, तो वो सुरक्षित माहौल में भी अपनी थाली में जरूरत से ज्यादा खाना रख लेता था। हाँ, लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तो उसे डर लगता है कि खाना छोड़ने पर उसे सजा मिलेगी या डांट पड़ेगी। अरे, तो उस डर से बचने के लिए वो सबूत मिटा देता था। एकदम सही। उस डर से बचने का उसके दिमाग में एक ही तरीका होता है, खाना खिड़की से बाहर फेंक देना। ये कोई योजनाबद्ध साजिश नहीं है, ये उसकी पुरानी कंडीशनिंग है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक तंत्र है। यानी वो आज के एक शांत और सुरक्षित घर में भी अपने दिमाग के अंदर उसी पुराने डर और अनाथालय के माहौल में जी रहा है। बिल्कुल। उसका नर्वस सिस्टम अभी भी खतरे में है। लेकिन फिर उस अश्लील वीडियो को देखने या निकोटीन की लत के पीछे क्या कारण है? एक 14 साल का बच्चा उन चीजों की तरफ इतनी तेजी से क्यों भागा? इसके पीछे डोपामीन की लत का पूरा विज्ञान है। अच्छा? उस बच्चे को अपने शुरुआती सालों में कभी कोई स्थिर प्यार, जुड़ाव या माता पिता का लगाव नहीं मिला। उसके जीवन में भारी खालीपन और एक गहरी मानसिक अशांति रही है। पॉर्न और निकोटीन दोनों ही दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करते हैं और तुरंत डोपामीन रिलीज करते हैं। यानी इंस्टेंट खुशी। हाँ, जब दिमाग किसी गहरे दर्द या ट्रॉमा से गुजर रहा होता है तो वो उसे सुन करने के रास्ते खोजता है। हाँ, समझ रही हूँ। बड़े लड़कों के साथ अनाथालय में रहते हुए वो इन व्यसनों के संपर्क में आ चुका था। तो जब उसे अचानक लैपटॉप मिला और वो एकांत में था तो उसका दिमाग किसी नई चीज को सीखने के बजाय तुरंत उसी इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागा, ताकि वो उस मानसिक दर्द से कुछ पलों के लिए दूर जा सके। बिल्कुल। ये समझ में आता है कि उसका दिमाग दर्द से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब पिता को इन सब बातों का पता चला तो उनका प्रतिक्रिया देना भी तो स्वाभाविक था ना? हाँ, कोई भी पिता आहत होगा। वो आहत हुए और उन्होंने अनुशासन का रास्ता चुना। बच्चे को कड़ी फटकार लगाई गई, मोबाइल और लैपटॉप पूरी तरह से बैन कर दिया गया। उन्हें लगा कि अब सिर्फ सख्ती से ही बच्चा पटरी पर आएगा, जो कि अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सख्ती कोई सुधार लाने के बजाय पूरी तरह से बैकफायर कर गई। बिल्कुल। जब भावनात्मक जुड़ाव के बिना सिर्फ कठोर नियम थोपे जाते हैं तो ट्रॉमा वाले बच्चों में इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। पिता ने सख्ती की और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? एक दिन किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया कि इस घर में एक बच्चे को खरीद कर लाया गया है और उसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है। बाप रे, वो घटना उस पिता के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही होगी। आप सोचिए, घर पर पुलिस आ गई। हाँ, 6 पुलिस वाले घर आते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस बच्चे से पूछताछ करती है तो बच्चा पुलिस के सामने कहता है कि उसे यहाँ बहुत कड़े अनुशासन में रखा जाता है, उसे अकेलापन महसूस होता है और वो यहाँ नहीं रहना चाहता। इसके तुरंत बाद डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों को बुलाया जाता है। और यहीं पर हम पिता को अपने बचाव में अधिकारियों को उस बच्चे के अतीत की पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो सच जो बहुत कड़वा था, बहुत ज्यादा। पिता उस दिन अधिकारियों को न सिर्फ पॉर्न की लत और खाना फेंकने वाली बातें बताते हैं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच भी सामने रखते हैं जो उन्होंने बहुत कुरेदने पर खुद बच्चे से जाना था। जी। वो बच्चा जिस संस्था से आया था, वहां की एक कर्मचारी या मेड के साथ 3 साल तक यौन शोषण का शिकार रहा था। ओह माय गॉड, 3 साल तक? हाँ। जब अधिकारियों को ये पूरी पृष्ठभूमि पता चली, तब जाकर उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और पिता का समर्थन किया कि वो बच्चा एक बहुत गहरे मानसिक आघात से जूझ रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है जो मुझे खटक रहा है। क्या?
स्रोत में पिता खुद मानते हैं कि वो बच्चा 11 महीने से बिना कोई पलटकर जवाब दिए उनके साथ रह रहा था। वो घर के कामों में हाथ बटाता था, ओपन स्कूलिंग से हाई स्कूल की तैयारी कर रहा था। अगर ऊपरी तौर पे 11 महीने से सब कुछ इतना शांत और सामान्य चल रहा था, तो अचानक वो सिस्टम यानी पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन के सामने खुद को वहां से निकालने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसका जवाब उस बच्चे के अंदर बैठे ट्रस्ट इशू यानी विश्वास की गहरी कमी में छिपा है। मतलब उसे पिता पर भरोसा नहीं था। देखिए, यह बच्चा एक ऐसे सिस्टम से निकल कर आया है जहां रिश्ते हमेशा टूटते रहे हैं, जहां लोगों ने उसका फायदा उठाया है। उसके अवचेतन मन में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि ये इंसान भी एक ना एक दिन मुझे छोड़ ही देगा। वो रिजेक्शन का डर। बिल्कुल। जब पिता ने उस पर दबाव डाला, डांट फटकार की, तो उस बच्चे के दिमाग ने इसे खतरे की घंटी मान लिया। अच्छा, उसे लगा कि अब उसे निकाल दिया जाएगा। हाँ, उसे लगा कि अब उसका रिजेक्शन तय है। इसलिए जब उसे पुलिस के रूप में एक बाहरी मौका दिखा, तो उसका नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मोड में चला गया। और उसने भागने का रास्ता चुना। सही कहा, उसने खुद को बचाने के लिए भागने का रास्ता चुना। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि आघात से गुजरे दिमाग पर सिर्फ नियम लागू कर देने से चरित्र का निर्माण नहीं होता। बिना नींव मजबूत किए दीवार खड़ी करेंगे तो जरा से झटके में वो गिर ही जाएगी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिर्फ ये बता देना काफी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। उस बच्चे के नर्वस सिस्टम को ये महसूस होना चाहिए कि वो सुरक्षित है। एकदम सही बात है। और चूंकि सिर्फ पाबंदियां और डांट काम नहीं आई, इसलिए इस केस में एक्सपर्ट काउंसलर ने एक पूरा 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार करके दिया। हाँ, वो बहुत ही विस्तृत प्लान था। मुझे नोट्स को पढ़कर एक विचार आ रहा है। अगर मैं इस पूरी सुधार प्रक्रिया को देखूं तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये प्रक्रिया किसी टूटी हुई हड्डी की फिजियोथेरेपी की तरह है। बहुत सटीक उपमा है। जब प्लास्टर कटता है तो इंसान तुरंत दौड़ने नहीं लगता। फिजियोथेरेपी में बहुत दर्द होता है, इसमें बहुत समय लगता है, कम से कम 2 से 3 साल। और इस दौरान बार बार रिलैप्स भी होंगे। हाँ, बच्चा फिर से छुप कर कोई गलती कर सकता है। लेकिन इस प्लान के मुख्य हिस्से क्या हैं और वे मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे काम करते हैं? इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अनुशासन को प्यार और रचना यानी स्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। अच्छा। पहला है स्ट्रक्चर। इसमें यह तय किया गया कि बच्चा सुबह 6:30 बजे उठेगा, पढ़ाई करेगा और सबसे कड़ा नियम ये रखा गया कि खाली मत बैठो। खाली मत बैठो? इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? मनोवैज्ञानिक रूप से इसका कारण यह है कि ट्रॉमा वाले बच्चे के अंदर भावनाओं का भारी तूफान और अस्तव्यस्तता होती है। एक बहुत ही कठोर लेकिन स्पष्ट बाहरी रूटीन उस अस्त व्यस्त दिमाग के लिए एक एंकर यानी लंगर का काम करता है। खाली दिमाग उसे वापस उसी डर और व्यसनों की तरफ ले जाएगा। लेकिन सिर्फ रूटीन तो जेल या बोर्डिंग स्कूल में भी होता है ना। सिर्फ दिनचर्या तय कर देने से कोई चमत्कार कैसे हो सकता है? इसमें लगाव वाले हिस्से में ऐसा क्या अलग था जिसने उस बच्चे के नजरिए को बदलने की कोशिश की? और यहीं पर दूसरा स्तंभ यानी लगाव अटैचमेंट काम आता है। रात को 8 बजे एक साथ बैठकर खाना खाने का नियम बनाया गया और इसके साथ ही 20 मिनट की एक बिना किसी जजमेंट वाली बातचीत का प्रावधान रखा गया। नो जजमेंट टॉक। हाँ, इस 20 मिनट में पिता को कोई उपदेश नहीं देना था, कोई गलती नहीं निकालनी थी, सिर्फ बच्चे को सुनना था। ये तो बहुत मुश्किल काम है पेरेंट्स के लिए। बहुत मुश्किल है। लेकिन जब कोई लगातार 20 मिनट तक बिना किसी आलोचना के आपको सुनता है, तो दिमाग की उस फाइट या फ्लाइट अलार्म को यह संदेश जाता है कि ये जगह और ये इंसान सुरक्षित है। बहुत गहरी बात है ये। और जहां तक मोबाइल और गैजेट्स की बात है, शुरुआत में पिता ने उन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया था, लेकिन प्लान में गाइडेड फ्रीडम यानी मार्गदर्शित स्वतंत्रता का नियम रखा गया। मतलब डिवाइस इस्तेमाल करने दिया गया? हाँ, लेकिन पूरी तरह से बंद करने के बजाय सिर्फ पिता के सामने बैठकर उसका इस्तेमाल करने देना। इसके साथ ही उसकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए शाम को दौड़ना, जिम या मार्शल आर्ट जैसी फिजिकल एक्टिविटीज को अनिवार्य किया गया, ताकि डोपामाइन की वो जो तलब है वो प्राकृतिक रूप से पूरी हो सके। बिल्कुल सही पकड़े आप। और यहाँ एक और बड़ा बदलाव जो मुझे नोट्स में दिखा वो ये था कि बच्चे की चोरी या झूठ को उसके नैतिक पतन के रूप में मानने के बजाय उसे विश्वास तोड़ने के रूप में देखना। ये सबसे बड़ा शिफ्ट था। हाँ, और जब वो ऐसा करे तो उसका परिणाम बिना किसी बेइज्जती के तय करना। जैसे उसे ये ना कहा जाए कि तू तो है ही चोर,
तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके साथ ही एक्सपर्ट ने प्रोफेशनल मदद पर भी जोर दिया कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। पिता के मन में बार बार ये डर बैठ रहा था कि ये बच्चा मेरी जिंदगी खराब कर देगा, जो कि एक नॉर्मल इंसान सोचेगा ही। हाँ, लेकिन एक्सपर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि पिता को ये सोचना बंद करना होगा, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के माहौल को स्पंज की तरह सोखता है। पिता ही अब उस बच्चे का रेफरेंस मॉडल है। बच्चा उन्हें देखकर सीख रहा है कि मुश्किल परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। यहाँ निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी किसी भी सख्त सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब रोज रोज वही चीजें करना। हाँ, अगर रोज 70% भी इस रूटीन को सही से फॉलो किया जाए तो न्यूरल पाथवे यानी दिमागी संरचना धीरे धीरे बदलने लगते हैं। हम अभी एक सुरक्षित माहौल और विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्रोत सामग्री के आखिरी हिस्से में एक ऐसा पेंच है जो इस पूरे सुरक्षित माहौल को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। हाँ, डिजिटल वाला हिस्सा।